हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। लाइव क्लास में जितने स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, क्विकली वो कंफर्म करेंगे आपका ऑडियो वीडियो ओके है, इट्स एक्सेसिबल टू यू। ऑल लाइव क्लास स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी ज्वाइंड, प्लीज कंफर्म क्विकली योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू, इट इज ओके। सो कर देंगे कंफर्म क्विकली। आई एम वेटिंग फॉर योर कंफर्मेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। आज का हमारा डिस्कशन हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम द प्रीवियस सेशन, जिसमें हमने रिस्क इन बैंकिंग बिजनेस, इसमें डिफरेंट बिजनेस लाइंस को अंडरस्टैंड किया था। रिस्क मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जो बैंकिंग के सेगमेंट्स हैं वो हमने डिस्कस किए थे। अब हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम कंटिन्यू करेंगे कॉन्सेप्ट्स को भी और क्वेश्चंस को भी। तो चलिए आपके मॉड्यूल बी के इस 12 नंबर चैप्टर से हम डिस्कशन करें। बहुत इम्पोर्टेंट ये चैप्टर है। तो हमने लास्ट सेशन के अंदर जो कुछ भी डिस्कस किया था उसके ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चंस रहेंगे। पहले अगर आपने हमारा इससे पहले वाला लेसन नहीं देखा तो पहले उसको ज़रूर वॉच कर लेना, सो दैट इन क्वेश्चंस को आप आसानी से आंसर कर सको और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सके। तो ये पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज प्राइमरी अकाउंटिंग मेथड यूज्ड फॉर एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन बैंकिंग बुक। प्राइमरी अकाउंटिंग मेथड क्या है जो एसेट लायबिलिटीज के लिए हम यूज करते हैं, जो बैंकिंग बुक के अंदर एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं। तो ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो इन ऑप्शंस को देख लेते हैं एक एक करके। सो फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, कैश अकाउंटिंग, अक्रूवल अकाउंटिंग, मार्केट टू मार्केट अकाउंटिंग, हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग। तो हम प्राइमरी अकाउंटिंग मेथड कौन सा यूज करते हैं एसेट लायबिलिटी की वैल्यूएशन के लिए, तो बैंकिंग बुक के अंदर। सो दिस इज व्हाट आंसर यू हैव टू प्रोवाइड। हमने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब हम बेसिक डिस्कशन कर रहे थे, तो उसको दोबारा से वॉच करें अगर आप इसको नहीं अंडरस्टैंड करते। तो कैश अकाउंटिंग, नो, कैश अकाउंटिंग एनपीए में होती है। नॉर्मली ये अकाउंटिंग होती है अक्रूवल अकाउंटिंग। अक्रूवल अकाउंटिंग मीन्स समथिंग बिकमिंग ड्यू एंड अकाउंटेड फॉर। कुछ ड्यू हो चुका है, लेना या देना, हम उसको अकाउंट फॉर करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड अक्रूवल अकाउंटिंग। और इसी को फॉलो किया जाता है बैंकिंग बुक में एसेट लायबिलिटीज को वैल्यूएशन करने के लिए। Which of the following risk is not associated with assets and liabilities in the banking book? तो यहाँ पे कुछ रिस्क बताए गए हैं। कौन सा रिस्क एसेट लायबिलिटीज जो बैंकिंग बुक के अंदर है उससे रिलेटेड नहीं होता। मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क या क्रेडिट रिस्क। तो करिए रिकॉल, बताइए कौन सा ऑप्शन आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो हमने बैंकिंग बुक के लिए, ट्रेडिंग बुक के लिए अलग अलग से रिस्क क्लासिफिकेशन किए थे, कौन कौन से रिस्क एसोसिएटेड है। यहाँ पे हमने बताना विच इज नॉट एसोसिएटेड, विच वन इज नॉट एसोसिएटेड। सो जो एसोसिएटेड हैं वो कौन से हैं। लिक्विडिटी रिस्क एसोसिएटेड है, इंटरेस्ट रेट रिस्क एसोसिएटेड है, क्रेडिट रिस्क एसोसिएटेड है, लेकिन मार्केट रिस्क एसोसिएटेड नहीं है। सो मार्केट एसोसिएटेड है हमारी ट्रेडिंग बुक के साथ, इट इज रिलेटेड टू ट्रेडिंग बुक। व्हाट डज लिक्विडिटी रिस्क इन बैंकिंग बुक रेफर टू। जब हम बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क को और वो भी बैंकिंग बुक के अंदर, तो इसका मीनिंग क्या बनता है, ये किसको रेफर कर रहा होता है। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। रिस्क एसोसिएटेड विद मार्केट फ्लक्चुएशंस, रिस्क ऑफ इंटरेस्ट रेट चेंजेस, मिसमैच बिटवीन मैच्योरिटी ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, या रिस्क ऑफ डिफॉल्ट बाय बोरोअर।
तो लिक्विडिटी रिस्क बैंकिंग बुक में किस चीज को रेफर करता है, किस स्टेटमेंट को रेफर करता है इन 4 स्टेटमेंट में से? सो विच स्टेटमेंट डज इट रेफर टू? रिस्क एसोसिएटेड विद मार्केट फ्लक्चुएशन ये कहलवाता है मार्केट रिस्क, तो दिस इज आउट। रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंजेस ये कहलवाता है इंटरेस्ट रेट रिस्क। एसेट लायबिलिटीज की मैच्योरिटी में मिसमैच होना, तो ये कहलवाता है लिक्विडिटी रिस्क, तो इट जनरेट्स लिक्विडिटी रिस्क। देन डिफॉल्ट बाय बोरोर ये कहलवाता है डिफॉल्ट रिस्क, तो हमारा ऑप्शन रहा सी आंसर। What is effect of interest rate changes on assets and liabilities in the banking book? बैंकिंग बुक में अगर एसेट लायबिलिटीज के ऊपर इंटरेस्ट चेंज होता है तो उसका इफेक्ट क्या होता है? तो ये ऑप्शंस हैं, सभी ऑप्शंस को एक एक करके रीड करिए और फिर ऑप्शन आंसर प्रोवाइड करें। तो रीड करेंगे सारे के सारे स्टूडेंट, जितना आप ज़्यादा रीड करेंगे, सेल्फ रीडिंग करेंगे यहाँ से, क्योंकि आसानी से ये स्टेटमेंट्स यहाँ पे बताई गई हैं, आप इसको क्विकली फॉलो कर सकते हैं। तो आंसर क्या बनता है, सभी स्टेटमेंट्स को केयरफुली रीड कर लीजिए। सो आई प्रोवाइड यू दैट अपॉर्चुनिटी। सभी स्टेटमेंट्स को रीड कर लीजिए और फिर आंसर प्रोवाइड करें। दे डू नॉट अफेक्ट इंटरेस्ट रेट ऑन एसेट लायबिलिटीज, तो हमने बताना है इफेक्ट क्या होता है। दे डू नॉट अफेक्ट इंटरेस्ट रेट्स, वो तो करते हैं। इंटरेस्ट रेट रिमेन फिक्स्ड रिगार्डलेस ऑफ मैच्योरिटी। इंटरेस्ट रेट चेंज ऑन देयर मैच्योरिटी अफेक्टिंग नेट इंटरेस्ट मार्जिन एंड इंटरेस्ट रेट बिकम्स जीरो। तो अगर इसके कॉन्टेक्स्ट में हम देखें उसका इम्पैक्ट क्या रहता है, उसका इम्पैक्ट रहता है कि जो इंटरेस्ट चेंज जब होंगे मैच्योर होने के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर या लोन के ऊपर, तो बैंक के एनआईएम को वो अफेक्ट करेंगे, क्योंकि जब मैच्योरिटी होती है तो हम उसको रीप्राइसिंग का कंसेप्ट कहते हैं। तो रीप्राइसिंग, फॉर एग्जांपल अगर हमारी एफडीआर है, एफडीआर हमारी मैच्योर होती है, तो मैच्योर होने पे जो न्यू इंटरेस्ट रेट हम पे करेंगे वो डिफरेंट हो जाएगा। इसी प्रकार से जब हम लोन के अंदर रीसेट करते हैं इंटरेस्ट रेट्स को, तो भी नया रेट ऑफ इंटरेस्ट एप्लीकेबल बन जाता है और वो दोनों ही हमारे नेट इंटरेस्ट मार्जिन को इम्पैक्ट करते हैं। What type of risk arise from default in payment of principal or interest by borrower in the banking book? So अगर डिफॉल्ट होता है प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट में बोरोर के द्वारा बैंकिंग बुक में, तो कौन सा रिस्क अराइज होता है? मार्केट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क या इंटरेस्ट रेट रिस्क? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो क्विकली आंसर कर देंगे। वेरी इजी क्वेश्चन। सो अगर बोरोर के द्वारा डिफॉल्ट है, हमें पता है कि उसके कारण कौन सा रिस्क राइज होता है, तो दैट इज डिफॉल्ट रिस्क और क्रेडिट रिस्क। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू ऑपरेशनल रिस्क इन बैंकिंग बुक? हमने बताना है इसमें से कुछ फैक्टर्स दिए हैं, कौन सा वो फैक्टर नहीं है ऑपरेशनल रिस्क के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, बैंकिंग बुक के अंदर। तो दीज आर द ऑप्शन आंसर्स, सभी ऑप्शन को केयरफुली रीड कर लें। ह्यूमन फेलियर ऑफ मिशन और कमीशन, हमने बताना कौन सा फैक्टर कंट्रीब्यूट नहीं करता है। मार्केट फ्लक्चुएशंस, इन एडिक्वेसी ऑफ इंटरनल प्रोसेस या सिस्टम फेलियर्स। तो जो ऑपरेशनल रिस्क है बाय डिफॉल्ट, उसमें 3 एलिमेंट्स अवेलेबल होते हैं। एक होता है ह्यूमन फेलियर का, एक इनएडिक्वेसी ऑफ इंटरनल प्रोसेस का, एक होता है सिस्टम फेलियर का। जो मार्केट फ्लक्चुएशन है ये ऑपरेशनल रिस्क को रेफर नहीं करता है, तो ये रेफर करता है मार्केट रिस्क को। तो चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन हुआ बी। व्हाट आर एसेट्स
व्हाट एसेट्स आर टिपिकली इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग बुक। जो ट्रेडिंग बुक होती है, अभी तक जो हमने क्वेश्चन बात की थी वो बैंकिंग बुक की बात की थी, अब हम ट्रेडिंग बुक का ये क्वेश्चन है, व्हाट एसेट्स आर टिपिकली इंक्लूडेड इन ट्रेडिंग बुक। तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं। एसेट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, इक्विटीज एंड फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स, एसेट विद लो ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, या इनमें से तो कोई भी नहीं है। तो अगर आपने ट्रेडिंग बुक के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रखा है तो देन इसका आंसर देने में डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए। मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पॉन्स की, क्या ऑप्शन आंसर आप प्रोवाइड करते हैं। सभी ऑप्शंस को रीड करिए केयरफुली और आंसर चैट बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। और जो रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं वो अपनी कॉपी में नोट करके रख लेंगे केवल आंसर को और मैच कर लेंगे फॉर द गिवन आंसर विद द गिवन आंसर। एसेट हेल्ड अंटिल मैच्योरिटी, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज हैं, इक्विटीज हैं, फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग्स हैं, तो ये तो बनता है। एसेट विद लो ट्रेडिंग वॉल्यूम, ये भी आउट है, तो हमारा ऑप्शन आंसर बना बी। विच अकाउंटिंग सिस्टम इज फॉलोड फॉर एसेट्स इन ट्रेडिंग बुक। ट्रेडिंग बुक में हम कौन सा अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग, मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग, अक्रूवल अकाउंटिंग, या लिफो अकाउंटिंग, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो कौन सा हम सिस्टम फॉलो करते हैं ट्रेडिंग बुक में जो एसेट्स के लिए? तो हमने एसेट्स के लिए बताना है, वो भी बैंकिंग बुक में नहीं, ट्रेडिंग बुक के अंदर। तो विच अकाउंटिंग सिस्टम वी फॉलो? फ्रेंड, जो सिस्टम हम फॉलो करते हैं वो है मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। तो मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग क्या है? तो जो हम वैल्यूएशन करते हैं वो हम करंट प्राइस के ऊपर वैल्यूएशन करते हैं। जैसे अगर हमने 31 मार्च को जो भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है होल्ड की हुई, उसकी अगर वैल्यूएशन हम करेंगे तो इस डेट की जो प्राइस है फॉरेन एक्सचेंज की, उसके ऊपर हम उसका वैल्यूएशन करेंगे। यानी जिस डेट को हमने परचेज किए थे, अगर हमने फॉरेन एक्सचेंज परचेज किया 82 रुपीज़ 90 पैसा में, लेकिन ऑन 31 मार्च डॉलर की वैल्यू 82.90 ना होकर के 82.25 है, तो हम वैल्यूएशन इसके ऊपर करेंगे, तो उसको हम कहते हैं मार्क टू मार्केट अकाउंटिंग। हाउ ऑफन इज मार्क टू मार्केट सिस्टम टिपिकली अप्लाइड इन एसेट्स इन द ट्रेडिंग बुक। तो कितने बार, हाउ ऑफन इस सिस्टम को यूज किया जाता है ट्रेडिंग बुक के अंदर? सो मंथली बेसिस के ऊपर, एनुअल बेसिस के ऊपर, डेली बेसिस या पीरियडिकल बेसिस के ऊपर, या इसको तो कभी यूज नहीं किया जाता। इसको कभी यूज नहीं किया जाता तो ये तो इसमें करेक्ट नहीं है, तो आंसर हमारा ए बी सी में करेक्ट होगा। तो हमने बताना है यहाँ पे उसका जो पीरियड है, पीरियोडिसिटी हम जिसको कहते हैं, हाउ ऑफन। फ्रेंड, दिस इज ऑन डेली और पीरियडिकल बेसिस, तो इसको डेली बेसिस के ऊपर भी यूज किया जा सकता है, पीरियडिकली बेसिस के ऊपर भी यूज किया जा सकता है। व्हाट इज प्राइमरी टाइप ऑफ रिस्क दैट ट्रेडिंग बुक इज एक्सपोज्ड टू? कौन सा वो रिस्क है प्राइमरी, बेसिकली जो ट्रेडिंग बुक से रिलेटेड है? सो हमने प्राइमरी बताना है। वैसे ट्रेडिंग बुक के ऊपर कई रिस्क हैं, क्रेडिट रिस्क है, मार्केट रिस्क है, ऑपरेशनल रिस्क है, इंटरेस्ट रेट रिस्क है। सो ट्रेडिंग बुक को कौन सा रिस्क एक्सपोज्ड टू रहता है? तो क्या हमारा ऑप्शन आंसर बनता है क्वेश्चन नंबर 4 के लिए? आवर आंसर इज बी, मार्केट रिस्क। सो ट्रेडिंग बुक जब भी आए तो उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क है मार्केट रिस्क, तो ये हमारा ऑप्शन आंसर बन जाएगा। According to RBI norms, how long does a bank typically expect to hold securities classified under HTM category? HTM कैटेगरी में जो भी सिक्योरिटीज हैं, आरबीआई गाइडलाइंस के मुताबिक बैंक कब तक इनको होल्ड करता है? 30 डेज के लिए, 60 डेज के लिए, 90 डेज के लिए, या 120 डेज के लिए?
According to RBI norms, how long does a bank typically expect to hold securities classified under held for trading category, HFT category? So these are expected to be held at least for 90 days. 90 days के लिए ये होल्ड करनी होते हैं, उनको हम HFT कैटेगरी में लेते हैं. Which of the following is not considered a part of operational risk? तो इनमें कुछ इंस्टांसेस हैं, हमने बताना है कौन सा इंस्टांस ऑपरेशनल रिस्क का पार्ट नहीं माना जाएगा. तो डेफिशिएंसी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, एक्सटर्नल इवेंट्स, मार्केट रिस्क या नॉन अडहेरेंस टू इंटरनल प्रोसेस. हमने बताना है ऑपरेशनल रिस्क इनमें से किस सिचुएशन में अराइज नहीं होता. डेफिशिएंसी इन इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये इनएडिक्वेसी होगी, यस इट इज. एक्सटर्नल फ्रॉड हो गया, इट इज ऑल्सो. मार्केट रिस्क, ये तो नहीं है. नॉन अडहेरेंस टू इंटरनल प्रोसेस, हम प्रोसीजर को फॉलो नहीं कर रहे, ये भी हो गया. यानी नॉट में आंसर देना, तो मार्केट रिस्क हमारा आंसर बना. व्हाट आर ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स ऑल्सो कॉमनली रेफर्ड टू? जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स हैं उनको हम और किस नाम से भी जानते हैं? नॉन फंड बेस्ड एसेट्स, कंटिजेंट लायबिलिटीज, मार्केट डेरिवेटिव्स या बैंक गारंटीज. हमने बताना है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स को कॉमनली हम इनमें से किस तरह से रेफर करते हैं. हाउ डू वी रेफर ऑफ बैलेंस शीट? तो इनको हम रेफर करते हैं एज कंटिजेंट लायबिलिटीज. तो मैंने चार्ट बना के बताया था आपको जब हम डिस्कशन कर रहे थे. ये हमारा बैलेंस शीट है, इसमें इधर हमारी लायबिलिटीज हैं और इधर हमारे एसेट्स हैं. तो इनके बाहर जो भी ऐसी ट्रांजैक्शन होगी जो लायबिलिटीज बन सकती हैं उनको हम फुट नोट के ऊपर लिख देते हैं. तो वही कहलवाते हैं हमारे ऑफ बैलेंस शीट. तो ये जो पार्ट होते हैं ये ऑन बैलेंस शीट होते हैं और ये जो हमारे पार्ट हैं ये ऑफ बैलेंस शीट होते हैं. When do banks face payment obligation for off balance sheet exposures? जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स हैं जैसे बैंक गारंटी है, तो इसमें बैंक कब फेस करते हैं पेमेंट ऑब्लिगेशन को? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं. एट द टाइम ऑफ इशूइंग द कमिटमेंट, ऑन डे ऑफ मैच्योरिटी, इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट या व्हेन कस्टमर मीट्स देयर ऑब्लिगेशंस. ये कब अराइज होते हैं? When do banks face payment obligations? तो ये अराइज कब होते हैं? सो जब इनको इशू किया जाता है या इनका डे ऑफ मैच्योरिटी के ऊपर या इमीडिएटली आफ्टर द ड्यू डेट या जब कस्टमर ऑब्लिगेशन को मीट कर लेता है. फ्रेंड्स, ये अराइज होते हैं जब कस्टमर ऑब्लिगेशन को मीट कर लेता है. तो हमने यहाँ पे बताया व्हेन डू बैंक्स फेस पेमेंट ऑब्लिगेशन? नो, ये तो आंसर गलत हो रहा है. तो अगर कस्टमर ने पेमेंट कर दिया तो फिर बैंक को पेमेंट नहीं करना पड़ता. तो दिस इज रॉन्ग पार्ट. तो ये तब होता है इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट. तो ये सिचुएशन कब अराइज होती है? इमीडिएटली आफ्टर ड्यू डेट. अगर ऑन ड्यू डेट पेमेंट नहीं की जाती तो उसके इमीडिएटली बाद ये सिचुएशन अराइज हो जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें डे ऑफ मैच्योरिटी भी हमारा आंसर बन सकता है, लेकिन अगर हम देखें ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर तो वो हमारा सी आंसर अप्रोप्रिएट बनता है. हालांकि आंसर बी गलत नहीं है. विच टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आर कंसिडर्ड ऑफ बैलेंस शीट मार्केट एक्सपोजर? तो किन इंस्ट्रूमेंट्स को, जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है उनको हम कंसिडर करेंगे कि ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर का पार्ट है? स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स, स्वैप्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या क्रेडिट कार्ड एंड लोन्स. क्वेश्चन नंबर 3, क्या आंसर बनता है लगता है आपको? So which appears to be answer here? स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हमने बताना है
ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर के अंदर मार्केट एक्सपोजर में, ऑफ बैलेंस शीट मार्केट एक्सपोजर स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हैं, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हैं, स्वैप्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस हैं जो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कहलाते हैं। फ्रेंड्स, ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स की हम बात कर रहे हैं। तो ये बैलेंस शीट मार्केट एक्सपोजर ऑफ बैलेंस शीट में, तो ये है इन द फॉर्म ऑफ स्वैप्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, क्योंकि जो स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स हैं ये फंडेड बेसिस है और रियल एस्टेट इसका पार्ट नहीं है। तो क्रेडिट कार्ड्स ये हमारे क्रेडिट का पार्ट है, तो यही है जो ऑफ बैलेंस शीट में चले जाते हैं। What risk is associated with the off balance sheet exposure as mentioned in the text? जैसा हमने लेसन के अंदर नोट किया था, देखा था। सो बैलेंस शीट एक्सपोजर में कौन से रिस्क एसोसिएटेड है? तो ये हमारे डिफरेंट रिस्क प्रोवाइडेड हैं। करेंसी एक्सचेंज रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, क्रेडिट रिस्क, इंटरेस्ट रेट रिस्क, ऑपरेशनल रिस्क, मार्केट रिस्क एंड लिक्विडिटी रिस्क, टैक्सेशन रिस्क एंड लीगल रिस्क। हमने बताना है ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर्स, उसके साथ जुड़े हुए रिस्क कौन कौन से हैं। उसके साथ जो रिलेटेड रिस्क हैं वो केवल ऑफ बैलेंस शीट में ये वाले नहीं है, केवल क्रेडिट नहीं है, इंटरेस्ट रेट नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। तो वो डिपेंड करेगा कि जो ऑफ बैलेंस शीट फंडेड में कन्वर्ट हुआ है, ऑफ बैलेंस शीट जब फंडेड बना है तो फंडेड वो बैंकिंग बुक का पार्ट बना है या वो ट्रेडिंग बुक का पार्ट बना है। अगर वो बैंकिंग बुक का पार्ट बना तो जो बैंकिंग बुक से रिलेटेड है यानी ऑल दीज, तो वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। अगर वो ट्रेडिंग बुक में कन्वर्ट हुआ तो फिर ये सारे हो जाएंगे, यानी जो हमारा ऑप्शन आंसर बनेगा वो बी एंड सी बनता है। तो ये आंसर हमारा अकेला ठीक नहीं, सो आंसर बी एंड सी डिपेंडिंग अपॉन कि जो ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोज कन्वर्ट हुआ है वो फंडेड में कन्वर्ट हुआ है या नॉन फंडेड, फंडेड में जब कन्वर्ट हुआ है तो वो बैंकिंग बुक का पार्ट बना, ये ट्रेडिंग बुक का पार्ट बना है। तो चलिए अब हमारे यहाँ तक जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे कंप्लीट हुए। आपने नोट किया होगा सारे के सारे क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट थे, इनको एक बार कोशिश करना ज़रूर कर लेना। ज़रूरी नहीं आज आपने देखना इस वीडियो को, आप दोबारा से इसको कभी किसी दिन और वॉच कर सकते हैं, लेकिन इसको फिर देख लेना, पेपर में आपको एडवांटेजेस का मिलने वाला है। तो अब हम चलते हैं मेजर रिस्क विच बैंक्स फेस। कौन कौन से रिस्क हैं जो बैंक्स फेस करते हैं। इन रिस्क को हम 5 डिफरेंट कैटेगरी में सेग्रीगेट करते हैं। तो ये 5 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, एक एक करके इसको नोट करते चलेंगे। सो पहली कैटेगरी है लिक्विडिटी रिस्क की, सेकंड कैटेगरी है इंटरेस्ट रेट रिस्क की, तीसरी कैटेगरी है मार्केट रिस्क की, फोर्थ है डिफॉल्ट और क्रेडिट रिस्क की, देन वी हैव ऑपरेशनल रिस्क। तो ये 5 कैटेगरीज हैं। इसके अलावा फिर हम उसको मिसलेनियस कैटेगरी में ले जाते हैं जिसको हम कहते हैं अदर रिस्क। इन सभी को हम डिटेल में एक एक करके डिस्कस करेंगे और फिर इनके डिफरेंट वेरिएंट्स क्या क्या हैं उनको भी एक एक करके डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से तो बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, केस स्टडीज भी बनती हैं, इसके 2 मार्क्स क्वेश्चंस भी बनते हैं, यानी कुल मिला के बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और आगे भी इस पेपर से रिलेटेड जो टर्म्स हैं ये सारी टर्म्स बार बार यूज होंगी आगे जा करके। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लिक्विडिटी रिस्क की। लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है, पहले इस टेबल की ओर नहीं देखेंगे, पहले केवल हम अंडरस्टैंड करेंगे एग्जैक्टली लिक्विडिटी रिस्क क्या होता है। इट अराइजेज मेनली फ्रॉम फंडिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज
हैविंग डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड्स, एसेट्स के, लायबिलिटीज के। सो जिन एसेट्स की हम फंडिंग करते हैं, जिन लायबिलिटी से फंडिंग करते हैं, तो एसेट क्या है? लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, और लायबिलिटीज क्या है? हमारे डिपॉजिट्स हैं मेनली। तो वैसे हमारी बोरिंग्स भी हो सकती हैं, लेकिन मेनली हम लेते हैं। तो इनकी जो मैच्योरिटी है, इनकी डिफरेंट मैच्योरिटी पीरियड होते हैं। और लिक्विडिटी रिस्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं? तो ये बताया कि ये कहाँ से अराइज होता है। इसको डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू ऑब्टेन फंड्स टू मीट कैश आउटफ्लोज एट रीजनेबल इंटरेस्ट रेट। तो जब लायबिलिटीज मैच्योर होती हैं तो उनको पे करने के लिए हमें पैसे चाहिए, और अगर हमारे पास वो पैसे एक रीजनेबल इंटरेस्ट रेट के ऊपर हम रेज नहीं कर सकते तो फिर हमें लॉस हो जाता है। तो उसी सिचुएशन को हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। अब हम इस टेबल को देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास मैच्योरिंग एसेट्स की वैल्यू बताई गई है, यानी कितने लोन्स की रिकवरी हमारे पास 1 से लेके 7 डेज में मिलने वाली है, 8 से लेके 14 डेज में मिलने वाली है, 15 से लेके 28 डेज में मिलने वाली है। तो ये हमारे मैच्योरिंग एसेट्स है। और यहाँ पे हमारी मैच्योरिंग लायबिलिटीज़ हैं, यानी कितना पैसा हमने रिटर्न करना है कस्टमर को, क्योंकि टर्म डिपॉजिट, एफडीआर, रिकरिंग डिपॉजिट्स वो ड्यू हो रहे हैं। 1 से लेके 7 दिन के पीरियड में 12,000 के, 8 से लेके 14 डेज के पीरियड में 14,000 के, 15 डेज से लेके 28 डेज के बीच में 16,000 के। अगर हम पूरा महीना 28 दिनों का लें तो 28 दिनों के अंदर भी हम इसको क्यूमुलेट कर सकते हैं। तो कितना बन जाएगा? ये 42,000 हमने रिटर्न करना है, और हमारे पास अमाउंट रिकवर कितना हो जाना है एसेट से? 43,000 का। लेकिन जब हम इसको इंडिविजुअली देखते हैं तो इंडिविजुअली क्या पोजीशन बनती है? 7 डेज के बीच में हमारे पास गैप कितना बनता है दोनों का? 10,000 एंड 12,000 हमने पे करना है, -2,000 का गैप बनता है। तो ये जो -2,000 इसको कहाँ से वापस करेंगे हम? क्योंकि यहाँ पे मैच्योरिटी मिसमैच है एसेट्स में और लायबिलिटीज़ के अंदर। तो ये वापस कहाँ से करेंगे? तो हम वापस करेंगे इसको नई लायबिलिटीज़ क्रिएट करके, नया डिपॉजिट ले करके, या नई बोरिंग को लेकर के। और वो जो बोरिंग हम करेंगे, वो जो हम डिपॉजिट लेंगे, तो कई बार क्या होगा कि वो हमें रीजनेबल रेट के ऊपर नहीं मिलेगा पैसा, तो उस समय की प्रिवेलिंग कंडीशन के ऊपर वो मनी हमें मिल पाएगा। तो इस सिचुएशन को हम कहते हैं लिक्विडिटी रिस्क। एंड आई थिंक इस इलिस्ट्रेशन के साथ, ये जो टेबल हमने देखा है, इसके साथ लिक्विडिटी रिस्क आपको एकदम क्लियर हो चुका होगा। तो मुझे ज़रा कंफर्मेशन दे दीजिए। तो जो हमारे लाइव क्लास के स्टूडेंट हैं वो चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे कि आपको लिक्विडिटी रिस्क अच्छे से क्लियर हो गया है। और जो स्टूडेंट हमारे रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो वो वीडियो को पॉज कर लेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि लिक्विडिटी रिस्क आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। सो इट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। लिक्विडिटी रिस्क बहुत आसानी से समझाया गया है। सो कर दीजिए ये कन्फर्मेशन। आपका ये कमेंट देख करके और बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस लेसन का बेनिफिट लेना चाहेंगे, तो आप हेल्प कर रहे होंगे ये कमेंट करके अदर स्टूडेंट्स की। अब लिक्विडिटी रिस्क तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया। सो लिक्विडिटी रिस्क के डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं। और ये फॉर्म्स कौन कौन से हैं? सो 3 फॉर्म्स हैं इसके। एक होता है फंडिंग रिस्क, तो एक है फंडिंग, एक है टाइम, एक है कॉल। तो ये 3 उसके वेरिएंट्स हैं लिक्विडिटी रिस्क के। तो पहले हम बात करेंगे फंडिंग रिस्क की। फंडिंग रिस्क क्या होता है? सो किस सिचुएशन को हम कहते हैं फंडिंग रिस्क? सो फंडिंग रिस्क
इज द रिस्क जब हमें ज़रूरत पड़ती है रिप्लेस करने की जो नेट आउटफ्लोज हो रहे हैं अनएक्सपेक्टेड विड्रॉल और नॉन रिन्यूअल ऑफ डिपॉजिट्स के कारण। तो जो डिपॉजिटर्स हैं वो हमारे पास सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखते हैं, करंट अकाउंट में पैसा रखते हैं, टर्म डिपॉजिट में पैसा रखते हैं। अगर डिपॉजिटर्स अनएक्सपेक्टेडली पैसा विड्रॉ कर लेते हैं सेविंग बैंक अकाउंट से या करंट अकाउंट से या टर्म डिपॉजिट अकाउंट से, या टर्म डिपॉजिट का रिन्यूअल नहीं होता, तो फिर हमें जो पैसा चाहिए तो क्या करेंगे हमें नए सोर्स ढूंढने पड़ेंगे। वो जो पैसा विड्रॉ किया गया है या डिपॉजिट को रिन्यू नहीं किया, वो पैसा विड्रॉ कर लिया गया है, तो उसकी स्थान पे जो भी पैसा वो विड्रॉ किया जाएगा तो उतना पैसा हमें नए फंड्स की तलाश करनी पड़ेगी, हमें रिप्लेस करना पड़ेगा उस फंड को। तो उस सिचुएशन को हम कहते हैं फंडिंग रिस्क। सो ये डिपॉजिट्स के कारण अराइज होता है फंडिंग रिस्क, जब डिपॉजिट रिन्यू नहीं होते या सडनली विड्रॉल्स होना शुरू हो जाती हैं। तो डिपॉजिट से रिलेटेड है फंडिंग रिस्क। ये आपने ध्यान रखना है कि फंडिंग रिस्क रिलेटेड ही डिपॉजिट से, डिपॉजिट का रिन्यू ना होना या अनएक्सपेक्टेडली डिपॉजिट का विड्रॉ कर लिया जाना। देन वी हैव अ टाइम रिस्क। सो व्हाट इज अ टाइम रिस्क? टाइम रिस्क रिलेट करता है लोन्स से। तो लोन्स में रिकवरी ना आना, लोन्स का एनपीए बनना। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोन एनपीए नहीं बनेंगे और हम पैसा डिपॉजिटर को लौटा पाएंगे, लेकिन लोन बन गया एनपीए, रिकवरी नहीं आई। द मनी विच वी वर टू रिसीव, एक्सपेक्टेड जो हमारा इनफ्लो था वो इनफ्लो हमारा नहीं आया। तो इनफ्लो जो हमारा नहीं आया है उसके कारण हमें अब फंड्स अरेंज करने होंगे। तो उस पार्ट को हम कहते हैं टाइम रिस्क। और एक उसमें और पार्ट को हम देख लेते हैं और डिस्टिंक्शन को। एक तो डिस्टिंक्शन हमने देखी थी डिपॉजिट से रिलेटेड, और ये लोन से रिलेटेड है, एसेट से रिलेटेड है, ये लायबिलिटी से रिलेटेड है। डिपॉजिट हमारी लायबिलिटी है, लोन हमारा एसेट है। एक इनफ्लो एंड आउटफ्लो। सो अगर ये आउटफ्लो के कारण है तो ये फंडिंग रिस्क बन जाएगा, अगर ये इनफ्लो के कारण है तो ये टाइम रिस्क बन जाएगा। तो मैंने कई सारे डिस्टिंक्शन पॉइंट्स बता दिए आपको। सो लायबिलिटी से रिलेटेड है वो प्रॉब्लम तो फंडिंग है, एसेट से रिलेटेड वो प्रॉब्लम है तो टाइम है, इनफ्लो से रिलेटेड है तो वो टाइम है, आउटफ्लो से रिलेटेड है तो वो फंडिंग है, डिपॉजिट से रिलेटेड है तो वो फंडिंग है, लोन से रिलेटेड है तो वो टाइम है। और तीसरा वेरिएंट्स कौन सा है? तो तीसरा वेरिएंट्स है कॉल रिस्क। कॉल रिस्क रिलेट करता है नॉन फंड बेस्ड हमारी कमिटमेंट्स को, तो जिनको हम कहते हैं कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो लेटर ऑफ क्रेडिट हमने इशू किया, ड्यू डेट आई फॉर पेमेंट, ड्यू डेट के ऊपर बोरोर ने पे नहीं किया, नॉट पेड बाय बोरोर, तो पैसा अब हमें पे करना पड़ेगा क्योंकि हमारी तो कमिटमेंट एकदम कन्फर्म्ड है। सो ड्यू डेट के ऊपर एलसी का पैसा बैंक आप पे करेगा, एक ओवरड्राफ्ट क्रिएट कर देगा बोरोर के नाम से। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रिस्टलाइज कर जाना। तो अगर कंटिंजेंट लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी बनती है, क्रिस्टलाइज करती है, तो फिर कौन सा रिस्क राइज होता है? तो ये रिस्क होता है कॉल रिस्क। सो दिस इज नोन एज कॉल रिस्क। तो आई एम श्योर सभी एकदम क्लियर हो चुके होंगे, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। अगर सचमुच में लग रहा है कि क्लैरिटी के साथ क्लियर हो चुके हैं तो फिर लाइक बटन को ज़रूर पुश कर देंगे। तो जितने हमारे स्टूडेंट्स लाइव क्लास में हैं वो चैट बॉक्स को क्लोज करके लाइक बटन को नज़र आना शुरू हो जाएगा, और जो हमारे रिकॉर्डेड वर्जन को देख रहे हैं तो उनको तो सामने बटन ज़रूर नज़र आता होगा, तो वो क्विकली लाइक को पुश कर देंगे।
बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपके लाइक को देख करके, कितने सारे स्टूडेंट ने इस सेशन को लाइक किया, इसमें अच्छे से कुछ ना कुछ ज़रूर कहा होगा, तो वो भी इसको वॉच करते हैं आपके कमेंट को देख के और आपके लाइक डिसलाइक को देख करके। और आपके पास ऑप्शन डिसलाइक करने की भी अवेलेबल है। अगर सेशन आपको यूजफुल नहीं लग रहा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब हम बात करेंगे इंटरेस्ट रेट रिस्क क्या होता है। इंटरेस्ट रेट रिस्क, इस टेबल के ऊपर बाद में चलते हैं, पहले हम इंटरेस्ट रेट रिस्क को अंडरस्टैंड करते हैं। इट इज पोटेंशियल पॉसिबल एडवर्स इम्पैक्ट नेगेटिव, पॉसिबल नेगेटिव अफेक्ट ऑन NIM और NII और मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी काज्ड बाय इंटरेस्ट रेट मूवमेंट। जब इंटरेस्ट रेट्स में चेंजेस आती हैं तो उसके कारण हमारा नेट इंटरेस्ट मार्जिन जब नेगेटिवली इफेक्ट होता है, या नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी नेगेटिवली इफेक्ट होती है, या जो हमारे पास मार्केट वैल्यू इक्विटी की है वो नेगेटिवली अफेक्ट होती है, तो उसको हम कहते हैं इंटरेस्ट रेट रिस्क। अब इसमें ये टर्म्स आई हैं जिनको लेकर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। NIM क्या होता है, NII क्या होता है, तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ NII को, क्योंकि वो बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो NII है नेट इंटरेस्ट इनकम। तो एक तरफ होता है हमारे इंटरेस्ट रिलेटेड इनकम, एक होती है हमारी इंटरेस्ट रिलेटेड एक्सपेंडिचर। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं तो वो बन जाता है नेट इंटरेस्ट इनकम। नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी नेगेटिव भी हो सकती है। जब एक्सपेंसेस ज़्यादा होंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगी, जब इनकम ज़्यादा होगी तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा NIM का, NII का। अब NIM है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो इसमें हम क्या देखते हैं, हमारी NII कितनी है और हमारे एवरेज एसेट्स कितने हैं। तो जब हम इसको रेशो की फॉर्म में निकालते हैं तो ये बन जाता है NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन। और मार्केट वैल्यू इक्विटी की ये भी रिड्यूस होती है इंटरेस्ट रेट चेंजेस के कारण। अगर हमारे पास बॉन्ड है, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बॉन्ड है, अगर इंटरेस्ट रेट लेटर से बॉन्ड के ऊपर 8% है और मार्केट का इंटरेस्ट जब बॉन्ड परचेज किया था तो 8% था, लेकिन अब मार्केट रेट है 8.5% का। तो जैसे ही मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होगा तो बॉन्ड की वैल्यू हमारी रिड्यूस होगी। तो ये तो हमने JB में बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड बॉन्ड की जो वैल्यू है, दोनों का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, अपोजिट साइड का रिलेशनशिप है। तो इंटरेस्ट रेट इज क्या, पोटेंशियल एडवर्स इफेक्ट ऑन NIM एंड NII और मार्केट वैल्यू ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट, जो किसके कारण है, इंटरेस्ट रेट चेंज के कारण है। तो अब हम इस टेबल को रेफर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन जाता है, बहुत बार आता है ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। इंटरेस्ट इनकम, तो ये इसको ले लेते हैं हम फर्स्ट ईयर, और इसको ले लेते हैं हम सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट इनकम 1400 है फर्स्ट ईयर के अंदर, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर है 1200 और एवरेज एसेट्स हमारे पास हैं 16,000। तो नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी कितनी हुई इस फार्मूले को फॉलो करते हुए, नंबर 1 माइनस नंबर 2 तो 200 हुई। और अगर हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखते हैं तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन कितना है, 16,000 उसको हमने न्यूमरेटर लिया, 200 हमने डिनोमिनेटर लिया, यानी 1200 सॉरी। 1200 डिवाइडेड बाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकालने के लिए 200 डिवाइडेड बाई 16,000। तो 200 को 16,000 के साथ जब हम डिवाइड करेंगे
तो ये हमारे पास परसेंटेज टर्म्स में आ जाएगा 1.25%। अब अगर हम सेकेंड ईयर को कंपेयर करते हैं, सेकेंड ईयर में भी हमारे पास नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी है, 200, कोई चेंज नहीं आई। लेकिन बहुत कुछ चेंज हो गया है। यहाँ से लगता है नंबर 4 को देख करके कोई चेंज नहीं आया। लेकिन अगर हम देखते हैं नंबर 5 कैलकुलेशन को, तो हमें पता चलेगा कि बहुत चेंज आ गया है। यानी 200 की नेट इंटरेस्ट इनकम लेने के लिए अब हमने जो एवरेज एसेट्स जनरेट किए वो 20,000 के थे, बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट हमें करना पड़ा। तो जब एवरेज इंटरेस्ट एसेट हमारे इंक्रीज करेंगे तो टू दैट एक्सटेंट उनमें से एनपीए बनने की पॉसिबिलिटीज भी बढ़ेंगी। तो सेकंड ईयर में बहुत कुछ चेंज आ गया, और ये चेंज किसके कारण आया, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट के कारण चेंज आया। तो आई एम श्योर कि इस पार्ट को आपने एकदम अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, रादर रिलेट कर लिया इस टेबल के साथ। तो टेबल के साथ जब आप रिलेट करेंगे तो ये सारे कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। अब इंटरेस्ट रेट रिस्क, इसके वेरिएंट्स कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे हमने बताया एनआईआई क्या है, तो ये भी हमने देख लिया। एनआईएम क्या है वो भी हमने देख लिया। तो इनके फार्मूलों को आप नोट कर लें चाहे कॉपी के अंदर, ये काम में आने वाले फार्मूले हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम, एनआईएम नेट इंटरेस्ट मार्जिन, तो वर्किंग फंड मींस एवरेज एसेट्स। इंटरेस्ट रेट रिस्क कैन टेक फॉलोइंग फॉर्म्स, तो जैसे लिक्विडिटी रिस्क में हमने देखा था 3 उसके वेरिएंट थे, इसी प्रकार से जो इंटरेस्ट रेट रिस्क है इसके भी डिफरेंट फॉर्म्स हैं। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स कौन कौन से हैं, तो अभी हम देखेंगे उन फॉर्म्स को। लेकिन उससे पहले ये और इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके लिए है। अगर आप अपना प्रेपरेशन IIBF की बुक्स को पढ़ के कर रहे हैं तो देयर मे बी सम इश्यूज जो आपको फेस करने पड़ रहे होंगे। एक इशू यू फाइंड कि इन बुक्स में जो कुछ लिखा है, जैसे भी लिखा है, इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। आपको बार बार पढ़ना पड़ता है, फिर आप इसको अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और फिर रिटेन करने के लिए फिर पढ़ना पड़ता है। यानी इसमें काफ़ी डिफिकल्टी आपको लगी रहती है, और उसके कारण इट बिकम्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑल्सो, और आपके पास तो टाइम अवेलेबल होता नहीं है। तो आप कोई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट तो नहीं है, बैंक में काम करते हैं और बड़ी मुश्किल से टाइम निकाल पाते हैं, तो वो टाइम की प्रॉब्लम आपके लिए क्रिएट करती हैं ये बुक्स। तीसरा, इन बुक्स में जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, नॉट मैनी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, जितनी प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए या जितनी आप प्रैक्टिस करनी चाहते हैं उतनी प्रैक्टिस के लिए इसमें क्वेश्चन अवेलेबल नहीं होते। और केस स्टडीज तो बहुत पूछी जाती हैं पेपर के अंदर, केस स्टडीज अवेलेबल नहीं होती हैं। सो जब केस स्टडीज बुक के अंदर अवेलेबल नहीं होंगी या बहुत कम अवेलेबल होंगी, कहीं कहीं नजर आएगी आपको, तो फिर वो प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे। तो आपके इन सभी इश्यूज को सॉल्व करने के लिए वी हैव द सॉल्यूशन। अवर बेस्ट क्वालिटी लो प्राइस्ड वीडियो लेसन्स आपकी फर्स्ट 2 प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो जो डिफिकल्टी आती है अंडरस्टैंडिंग में, इन वीडियो लेसन में बहुत आसानी से हम एक्सप्लेन करते हैं कॉन्सेप्ट्स को, उससे आपको कम टाइम में यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। सो आपका टाइम का इशू भी सॉल्व होता है और डिफिकल्टी वाला पार्ट भी सॉल्व होता है। हमारे क्वेश्चन बैंक में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो क्वेश्चन आप बैंक में से यूज करेंगे और बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुकेंगे। हमारी जो केस स्टडीज हैं विद सॉल्यूशंस, तो वो आपको जब मिलेंगी, तो विद सॉल्यूशंस जब आप उनको करेंगे तो आपके बहुत सारे फंडास में जो कन्फ्यूजन्स थे वो रिमूव होते जाएंगे। तो अगर इतना सारा बेनिफिट है तो फिर इनको यूज़ क्यों ना करें। ये अवेलेबल रहेंगे आपको हमारी ऐप के अंदर या अवेलेबल रहेंगे हमारी वेबसाइट के थ्रू। तो इनको यूज़ करिए और अपनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव करिए बेटर मार्क्स लेने की। तो चलिए अब हम चलते हैं डिफरेंट जो वेरिएंट्स हैं हमारे इंटरेस्ट रेट रिस्क के। तो ये वेरिएंट्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क की। फर्स्ट वेरिएंट है एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क।
एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या होता है? When a customer is allowed the option to make a prepayment of loan or withdraw the term deposit prematurely, तो हमारा NII उससे इफेक्ट होता है। तो कस्टमर को डिपॉजिट के केस में आप एक फैसिलिटी देते हैं FD के केस में कि वो प्री मैच्योर विड्रॉल कर सकता है, और इसी प्रकार के केस में आप लोन के अंदर आप उसको एक राइट देते हैं कि वो प्री मैच्योर पेमेंट कर सकता है। अब आपने FDR 5 इयर्स का इशू किया है और ये पैसा आपने 5 ईयर के टर्म लोन को देने के लिए यूज कर लिया। अब अगर कस्टमर प्री मैच्योर पेमेंट ले लेता है तो फिर आपको इसके लिए पैसा चाहिए होगा। तो कस्टमर को ये राइट दे देना कि तुम FD को प्री मैच्योर बेसिस के ऊपर विड्रॉ कर सकते हो, कस्टमर को ये राइट दे देना कि तुम प्री मैच्योर पेमेंट कर सकते हो लोन की, तो कस्टमर को ये जो ऑप्शन हमने दे दिया, हमने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही वो राइट उसको प्रोवाइड कर दिया। तो जब वो राइट यूज करता है तो उसके कारण हमें जो रिस्क अराइज होता है वो हमारी NII को अफेक्ट करता है। तो इसी को हम कहते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। एम्बेडिंग मीन्स जो हमने उसको राइट दे दिया इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो FD अकाउंट ओपन करते समय उसको राइट दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही राइट दे दिया, तो उसको हम कहते हैं एम्बेड कर देना। तो जो ऑप्शन दी गई उसको राइट दिया गया, हमने उसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ही एम्बेड कर दिया गया, तो इसको हम कहते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तो आई होप दिस इज क्लियर कि एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क क्या होता है। तो एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क के कारण हमारा NII कैसे अफेक्ट होता है। 5 ईयर का FDR है, उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है लेटेस्ट से 6% हमने उसको देना है, और FD उसने आफ्टर 3 इयर्स प्री मैच्योरली विड्रॉ कर ली, और अब हम अगले 2 साल के लिए ये जो हमने पैसा कॉन्ट्रैक्ट कर रखा था कि हम इसको यूज कर रहे हैं, तो उस 2 ईयर के लिए हमें न्यू FD लेनी पड़ेगी, और न्यू FD के ऊपर हो सकता है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 6.5% प्रिवेल कर रहा हो, तो हमें 0.5% के रेट से हमारा जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो कम हो जाएगा, यानी हमारा डिपॉजिट का रेट बढ़ जाएगा बाय दिस, तो उसके कारण हमें लॉस हो जाएगा हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। तो हम इसको देख सकते हैं, एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क को यहां एक्सप्लेन किया है। तो FDR 2 साल का है, टर्म लोन भी हमने 2 साल का दिया, FD के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8% का, टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट है 10% का। तो पहले साल में हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम कितना है, पहले साल के अंदर नेट इंटरेस्ट इनकम हमारा 2 लाख का बना, 8 लाख हमने पे करना है, 10 लाख हमने अर्न करना है, तो नेट इंटरेस्ट इनकम हमारा 2 लाख हुआ। लेकिन सेकेंड ईयर में ये जो FDR को उसने विड्रॉ कर लिया ऑप्शन के कारण, तो अब हमें 1 साल के लिए FD और अरेंज करनी पड़ेगी। तो ये नई FDR हमने अरेंज की, नई FD के ऊपर 9% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उस समय प्रिवेल कर रहा, तो अब हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम कितना रह गया, 1 लाख का रह गया। तो इस प्रकार से एम्बेडेड ऑप्शंस हमें नेट इंटरेस्ट इनकम में सेटबैक देती हैं, तो इसको हम कहते हैं एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क। तो आई एम श्योर एम्बेडेड ऑप्शन रिस्क बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अगर ऐसा है तो जरा क्विकली कंफर्म कर दें दैट इट इज वेरी वेरी क्लियर। अब हम चलते हैं नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क के ऊपर। नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क, तो ये भी हमारे इंटरेस्ट रेट का एक वेरिएंट है। चेंज इन NI net interest due to change in interest rate when interest earning is more than interest paying liabilities or vice versa। सो हमारे पास जो भी एसेट्स होते हैं
जो भी हमारे पास लाइबिलिटीज होती हैं, इनमें कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिनके ऊपर हम इंटरेस्ट अर्न करते हैं, कुछ ऐसे एसेट होते हैं जिनमें हम इंटरेस्ट अर्निंग नहीं करते। हम CRR में पैसा रखते हैं, नो इंटरेस्ट इज अर्नड। हम कैश बैलेंस मेंटेन करते हैं तो नो इंटरेस्ट इज अर्नड। टर्म लोन के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल जाता है, हमें CC के ऊपर इंटरेस्ट मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट्स हम करते हैं उनके ऊपर भी हमें इंटरेस्ट मिल जाता है। इसी प्रकार से हमारी कुछ लायबिलिटीज हैं। तो लायबिलिटीज में करंट अकाउंट है तो नो इंटरेस्ट, सेविंग बैंक है इंटरेस्ट है लेकिन लो है, टर्म डिपॉजिट है इंटरेस्ट है, बोरो करते हैं इंटरेस्ट है। तो कुछ इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स होते हैं, कुछ इंटरेस्ट अर्निंग पेइंग लायबिलिटीज होती हैं। जैसे ये इंटरेस्ट पेइंग लायबिलिटीज हैं और ये इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स हैं। अगर हमारे इंटरेस्ट अर्निंग एसेट्स ज़्यादा हैं, लेट अस से हमारे ये वाले एसेट्स 100 है, 1000 है, और इंटरेस्ट पेइंग लायबिलिटीज हमारी कम है, लेट अस से ये 850 है, या ये 850 है और ये 1000 है, तो ये दोनों तरफ हो सकता है, वाइस वर्सा। सो इट कैन बी मोर, इट कैन बी लेस। उस केस में जब भी इंटरेस्ट रेट चेंज होंगे तो हमारा जो नेट इंटरेस्ट है वो भी हमारा चेंज हो जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। तो हम इस इलस्ट्रेशन को देख सकते हैं, ये हमें बेटर अंडरस्टैंड करवा देगा। तो ये पिक्चर हमारी फर्स्ट ईयर की है, ये पिक्चर हमारी सेकेंड ईयर की है। फर्स्ट ईयर में हमने 100 लाख का टर्म लोन दे रखा है और उसके लिए पैसा हमने कहाँ से यूज़ किया, 1 ईयर की FDR के साथ 50 लाख और करंट अकाउंट का बैलेंस 50 लाख। तो इस केस में हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम की पोजीशन क्या बनती है, तो करंट अकाउंट के ऊपर 50 लाख के लिए ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता। 50 लाख की FDR के ऊपर एट 10% हमें 5 लाख का इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और टर्म लोन के ऊपर हम 12% इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं, तो 12 लाख हमारा इंटरेस्ट है। तो नेट इंटरेस्ट इनकम हमारी बन गई 7 लाख की। अब टर्म लोन हमारा वही रहा 100 लाख का, सेकेंड ईयर में हम आ गए, अब 1 साल बचा हमारे पास। FDR हमारे पास, इनमें दोनों में इंटरेस्ट रेट चेंज हो गए। टर्म लोन का इंटरेस्ट रेट, ये फ्लोटिंग रेट का टर्म लोन है, तो ये हो गया 11% आफ्टर 1 ईयर। तो FDR ये भी फ्लोटिंग की है, हमें नई FDR ली तो यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया 9%। करंट अकाउंट 50 लाख एज इट इज़ अवेलेबल रहा, तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर 0 है, यहाँ पे 4.5 है और इंटरेस्ट इनकम हमारी 11 है, तो हमारा नेट इंटरेस्ट इनकम कितना रह गया 6.5। तो ये किसके कारण हुआ, ये हुआ बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट अर्निंग एसेट और इंटरेस्ट पेइंग लायबिलिटी के अंदर जो गैप है उसके कारण। तो अगर ये इसके कारण अराइज होता है तो फिर वो कौन सा इंटरेस्ट रेट रिस्क बन जाता है, तो वो बन जाता है नेट इंटरेस्ट पोजीशन रिस्क। सो नेट इंटरेस्ट की जो पोजीशन है वो, और ये कब अराइज होती है, या तो इंटरेस्ट अर्निंग एसेट इंटरेस्ट पेइंग लायबिलिटी से ज़्यादा है, या इंटरेस्ट पेइंग लायबिलिटीज इंटरेस्ट अर्निंग एसेट से ज़्यादा है। तो आई होप दिस एस्पेक्ट इज ऑल्सो वेरी वेरी क्लियर। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट रिस्क की, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो दिस अगेन इज पार्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट रिस्क, री इन्वेस्टमेंट रिस्क। री इन्वेस्टमेंट रिस्क क्या है, द अनसर्टेनिटी एट विच फ्यूचर कैश फ्लोज कुड बी री इन्वेस्टेड। फ्यूचर कैश फ्लोज री इन्वेस्टेड, फ्यूचर कैश फ्लोज कहाँ से आएंगे जिनको हम री इन्वेस्ट करेंगे। एक होता है हमारे पास फ्रेश डिपॉजिट आना, उससे हमारे पास इनफ्लो आता है कैश का। एक जो हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं या हमारे लोन्स हैं, इन्वेस्टमेंट का मैच्योर हो जाना,
उससे भी हमारे पास पैसा आएगा। लोन का रीपे हो जाना, उससे भी हमारे पास इनफ्लो आ जाएगा। यानी इन सभी के कारण हमारे पास इनफ्लो आता है। लेकिन यहाँ पे हमने कौन से इनफ्लो को देखना है, जिसको हम री इन्वेस्ट करते हैं। तो डिपॉजिट वाला फ्लो जो फ्रेश वाला है वो तो री इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो पहली बार हम करेंगे, तो हम इसको एक्सक्लूड कर देंगे। हम बात करते हैं इसकी, हमारी इन्वेस्टमेंट है वो मैच्योर हुई, हमारा लोन है उसमें रीपेमेंट आई, तो इसका पैसा हम दोबारा से इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जब हम उसको दोबारा से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो बन जाता है री इन्वेस्टमेंट। तो इसमें रहती है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी किस चीज़ की? अनसर्टेनिटी रहती है रेट ऑफ इंटरेस्ट की। तो जब हम री इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? अगर ओरिजिनली 8% इंटरेस्ट है लोन के ऊपर, लेकिन अब हम नया लोन देंगे तो हमें 7.5% ही मिलेगा। या हमारी इन्वेस्टमेंट थी गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, जब पहले इन्वेस्टमेंट किया था तो 6% की सिक्योरिटी थी, अब री इन्वेस्टमेंट करेंगे उसी पैसे को तो अब उसके ऊपर हमें 5.5% मिल रहा है। तो ये जो सिचुएशन राइज हो रही है जो हमारी इंटरेस्ट अर्निंग को अफेक्ट कर रही है, तो इसको हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। और ये किसके कारण राइज हो रहा है? अनसर्टेनिटी के कारण राइज हो रहा है। तो हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं, टर्म लोन रीपेमेंट। सो दिस कैन रिड्यूस आवर नेट इंटरेस्ट इनकम। तो इस टेबल को हम देख लेते हैं, यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल्स भी आपको आते हैं। तो कितना इम्पैक्ट बना इंटरेस्ट के ऊपर, अगर ये सिचुएशन आती है तो आपको कैलकुलेट करके बताना होगा। ऐसे ही जो हमने पहली 2 स्लाइड्स के ऊपर कैलकुलेशंस देखी थी उनको लेकर के आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास है फर्स्ट ईयर का पोजीशन और यहाँ पे हमारे पास है सेकेंड ईयर का पोजीशन। सो फर्स्ट ईयर में क्या होता है, एफडीआर है 5 ईयर्स का, टर्म लोन उसको लिए दिया गया वो भी 5 ईयर्स का है। तो यहाँ पे 100 करोड़ का एफडीआर है, 100 करोड़ का टर्म लोन है। एफडी के ऊपर इंटरेस्ट है 8% का, टर्म लोन के ऊपर इंटरेस्ट है 11% का। तो 8, 11, सो 3 लाख की हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम बनती है। अब हम चलते हैं सेकेंड ईयर के अंदर। तो सेकेंड ईयर के अंदर 1 साल में जो हमारे पास रीपेमेंट आई, तो उस रीपेड अमाउंट को हमें नया टर्म लोन देना होगा। तो 100 करोड़ का हमारा एफडी कंटिन्यू कर रहा है। एग्जिस्टिंग टर्म लोन का पीरियड अब 4 ईयर्स का बचा, तो उसके ऊपर हमें 4 ईयर के ऊपर हमारा बैलेंस कितना बचा, 80 करोड़ का। तो 20 करोड़ हमारी रीपेमेंट आ गई। अब हम इसको री इन्वेस्ट करेंगे। इसके ऊपर पहले का कंटिन्यू करता है, इसके ऊपर पहले का कंटिन्यू, लेकिन यहाँ पे टर्म लोन के ऊपर अब हमें इंटरेस्ट केवल मिलेगा 10% का, जो हम नया टर्म लोन प्रोवाइड करेंगे। मार्केट सिचुएशन चेंज हो गई है, तो उसका इम्पैक्ट हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम के ऊपर क्या बन रहा है। तो अब आप इसको देख सकते हैं, दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट ईयर में 3 लाख का या 3 करोड़ का हमें नेट इंटरेस्ट इनकम मिला। इंटरेस्ट रेट नए टर्म लोन के ऊपर जो हमने री इन्वेस्टमेंट किया तो उसके ऊपर कम है, तो यहाँ पे हमें 2.80 मिला। तो हमारी नेट इंटरेस्ट इनकम कितनी कम होगी, सो 0.20 की कम होगी। तो इसी को हम कहते हैं री इन्वेस्टमेंट रिस्क। तो ये जो अनसर्टेनिटी है फ्यूचर कैश फ्लोज की इस री इन्वेस्टमेंट के कारण, तो वो सिचुएशन है री इन्वेस्टमेंट रिस्क की। तो आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट को भी, इस कैलकुलेशन को भी आपने बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। इनको बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार फिर से वॉच कर लेना अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि इनमें से लगातार क्वेश्चंस आते हैं, कैलकुलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं और कॉन्सेप्ट को लेकर के भी क्वेश्चंस आते हैं। फ्रेंड्स, आज के सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हो। इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उस पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो आपके कमेंट के बेसिस के ऊपर हम आपको उसका आंसर प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह से अगर आपकी कोई जनरल रिक्वायरमेंट है
तो ये हमारा ईमेल आईडी है, तो आप अपने मैसेज को यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। हम उसको सूटेबली आंसर करके दोनों ही सिचुएशन में आपकी हेल्प कर देंगे। आज का सेशन अगर आपको यूज़फुल नहीं लगा तो फिर डिसलाइक ज़रूर करके जाना, लेकिन अगर वो यूज़फुल लग रहा है, बेनिफिशियल लग रहा है, तो फिर उसको लाइक करने में संकोच नहीं करना। अभी तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, और साथ में अगर सचमुच में बेनिफिशियल लगा है तो इसके लिंक को कॉपी कर लें और उसको पोस्ट कर दें अपने फेसबुक पेज के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप में, या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट में जहाँ पे आप उसके मेंबर्स हैं। तो इससे वो दूसरे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मिल जाएगा। तो ज़रा इसको शेयर कर दीजिए। फ्रेंड, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रहा है लेकिन बेल आइकन आपने पुश नहीं किया हुआ है, तो बेल आइकन को पुश कर दें ताकि हमारी सारी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलती रहे। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारे किसी भी क्लास को मिस ना करें। तो चलें फ्रेंड्स, अब इस सेशन को वाइंड अप करते हैं। सो थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।